नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान योग जीएस मंत्रा पर पुनः हार्दिक स्वागत है। अपने इस वीडियो की कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर। हमारे देश का संविधान किस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के द्वारा सिंचित हुआ और आगे निर्मित हुआ, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। हमारे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने 1773 के अधिनियम से रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू किया और 1813 तक के एक्ट तक की बात हम लोगों ने की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिश संसद ने किस प्रकार से भारत में अपने हितों के अनुरूप विभिन्न नियम कानून बनाकर भेजे और उसी के द्वारा भारत चलाया गया। अब हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस वीडियो को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग जो होगा वो 1773 से लेके 1853 तक के अधिनियमों के विषय में होगा, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए कानून थे। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और उस क्रांति के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता यहाँ से समाप्त होती है और सीधे तौर पर ब्रिटिश राज सत्ता और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण भारत पर स्थापित होता है। तो 1858 से लेकर 1935 और आगे कैबिनेट मिशन तक की चर्चा हम एक साथ करेंगे। तो दो अधिनियम हमारे बचे हुए थे 1857 की क्रांति के पूर्व के। तो उन अधिनियमों में 1833 का चार्टर एक्ट था और 1853 का चार्टर एक्ट, ये दो एक्ट बचे हुए थे जिनको हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर भी ध्यान देंगे। किन बिंदुओं से संबंधित प्रश्न लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए 1833 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि समझिए। हमने जैसे बताया 1813 के एक्ट में उस समय की उदारवादी विचारधारा लेसेस फेयर से प्रभावित होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़ दिया गया और सबके लिए व्यापार के रास्ते खोल दिए गए। तो यहाँ आप देखेंगे इस अधिनियम के अंतर्गत आप देखेंगे कि 1835 तक भारत में अंग्रेजी सत्ता जो थी ये एक बड़े क्षेत्र में फैल चुकी थी। विभिन्न युद्धों के निर्णय हो चुके थे। इसको हम इतिहास में ज़्यादा बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। बंगाल पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। इसके पश्चात आप मराठों की शक्ति का दमन हो चुका था। इसके बाद मद्रास के क्षेत्र में भी अंग्रेजी सेना का व्यापक मतलब बढ़ गई थी। अंग्रेजी सेना का प्रभाव क्षेत्र बहुत बढ़ गया था और उनके राज्य के अंतर्गत मैसूर जैसे राज्य आ गए थे। तो अब इनका जो शासन का क्षेत्र था ये काफ़ी बड़ा हो गया था। तो अब इस आवश्यकता के अनुकूल ब्रिटिश संसद ने भारत के केंद्रीकरण के लिए कि कानूनों का केंद्रीकरण किया जाए और विभिन्न प्रशासन का केंद्रीकरण करके जिससे कि ब्रिटिश संसद की सत्ता भारत पर पूरी तरह से स्थापित हो जाए। तो इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि कैसे भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया जाए। दूसरी बात क्या थी, इस समय तक ये जो एक्ट था ये उपयोगितावाद की भी चर्चा वीडियोस में होगी जो विचारकों को पढ़ेंगे। उपयोगितावादी दार्शनिक थे जेरेमी बेंथम और मिल। इन लोगों के विचारों का प्रभाव इस एक्ट पर स्पष्ट दिखाई देता है। उपयोगितावाद को एक लाइन में अगर समझा जाए तो इसको जेरेमी बेंथम को कहा जाता है कि सुखवादी उपयोगितावादी थे। इनका कहना था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, कि मतलब वही वस्तु श्रेयस्कर है जो व्यक्ति को सुख देती है और वो वस्तु अश्रेयस्कर है जो कि किसी व्यक्ति को दुख प्रदान करती है। इस पे व्यापक चर्चा बाद में होगी। तो आप देखेंगे कि इन दार्शनिकों जेरेमी बेंथम और मिल का प्रभाव 1833 के चार्टर एक्ट पर दिखाई देता है। तो दो उद्देश्य हो गए। पहला तो ये था कि व्यापक बढ़े हुए साम्राज्य जो भारत में इनका अंग्रेजों का बढ़ा हुआ साम्राज्य था उस पर केंद्रीकरण करना था और दूसरा जो प्रभाव इस पे दिखता है वो जेरेमी बेंथम और मिल का प्रभाव दिखता है कि इन पे उपयोगितावादी प्रभाव दिखता है। तो अब केंद्रीकरण करने के लिए क्या करेंगे? केंद्रीकरण करने के लिए पीछे बात हुई थी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा अब वो गवर्नर जनरल कहा जाएगा, किसका? अंग्रेजी क्षेत्र का। तो उसमें क्या देखा गया कि पहला जो गवर्नर जनरल बंगाल का होगा वो कौन हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसी तरीके से यहाँ कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है
कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि अब गवर्नर जनरल में सभी सैन्य और असैन्य शक्तियां, नागरिक शक्तियां समाहित कर दी गई और अब कहा जाने लगा कि ये भारत का गवर्नर जनरल है। क्यों? क्योंकि अब केवल अंग्रेजी क्षेत्र कुछ ही क्षेत्रों में सीमित नहीं था, बल्कि उसका विस्तार बड़े क्षेत्र में, भारत के बड़े हिस्से में हो चुका था। तो अब ये सैनिक और असैनिक सारी शक्तियां अंग्रेज इनमें गवर्नर जनरल निहित कर दी गई और कहा गया कि ये भारत का गवर्नर जनरल होगा और ऐसा गवर्नर जनरल बनने वाला विलियम बेंटिंक पहला होगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। और सवाल अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आप बताएंगे कि वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो इस तरीके से केंद्रीकरण किया गया, शक्ति केंद्रित हुई किसके हाथ में? गवर्नर जनरल के हाथ में। उसको कहा जाने लगा भारत का गवर्नर जनरल। अब दूसरी चीज क्या थी? कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण किया जाएगा। तो जो मद्रास, हमने बताया कि भारत में 3 प्रेसिडेंसीज काम कर रही थी अंग्रेजों की। एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल, दूसरी थी मद्रास और तीसरी थी बम्बई। तो अब जो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर्स हैं, उनकी जो प्रेसिडेंसीज हैं, उनके जो गवर्नर्स की कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लिया जाएगा। कहा जाएगा यही दूसरा, कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण किया गया। मद्रास और बंबई के गवर्नरों के कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया कि मतलब अब मद्रास और बंबई का गवर्नर कानून बनाने में सक्षम नहीं होगा। कानून कौन बनाएगा? केवल एक व्यक्ति, और वो होगा गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। तो अब गवर्नर जनरल को सपरिषद, जो उसकी परिषद थी, पीछे चर्चा हुई है, 4 लोग थे शुरुआत में उस परिषद में, बाद में उसको 3 कर दिया गया था क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता था। ये चर्चा पिछले वीडियो में हुई है। तो अब संपूर्ण भारत के लिए सपरिषद गवर्नर जनरल उत्तरदायी था कानून बनाने के लिए। तो केंद्रीकरण हुआ। मैंने पहली लाइन में आपको बताया कि केंद्रीकरण करने के लिए, भारत की सत्ता का और प्रशासन का केंद्रीकरण करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। अगला प्रावधान देखिए कि हमने बताया कि लेसेस फेयर का सिद्धांत चल ही रहा था, अहस्तक्षेप का, कि अब सरकारें जो हैं वो किसी चीज़ में हस्तक्षेप कम से कम करेंगी, मिनिमम हस्तक्षेप करेंगी, मिनिमम उसके अंदर अपने कानूनों को प्रभावी करेंगी। तो इस तरीके से क्या किया गया था? पिछले 1813 में कहा गया कि चाय और चीन को छोड़कर अन्य सभी मुद्दों पर व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त किया गया था। 2 चीज़ें बची थी, चाय और चीन का व्यापार, चीन देश के साथ व्यापार, यहाँ उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो यहाँ से अब आपको प्रश्न बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? यही प्रश्न है और ये पूछा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। जो चाय और चीन का व्यापार बचा हुआ था 1813 वाले एक्ट में, वो भी यहाँ क्या कर दिया गया? समाप्त। तो अब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत के रास्ते सभी व्यापारिक कंपनियों के लिए खोल दिए गए कि वहां से जो भी व्यक्ति व्यापार करना चाहे, कंपनी के माध्यम से करना चाहे वो, या किसी अन्य माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर करना चाहे वो, अब व्यापारिक एकाधिकार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रह गया, पूर्णतः समाप्त हो गया। तो ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक पॉइंट है, हमने कहा कि कुल 4 सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में थे। यहाँ कितने, फिर बाद में कितने कर दिए गए थे? 3। उसके बाद यहाँ फिर से चौथा सदस्य ले आया जाएगा इस एक्ट के तहत। उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य एक लाया गया, लेकिन वो कैसा सदस्य होगा? वो विधि सदस्य होगा, मतलब विधि का विशेषज्ञ होगा, उसको इसमें परिषद में शामिल किया गया। तो मतलब कि चौथा सदस्य पुनः 1833 में विधिवेत्ता के रूप में, विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया। और लेकिन इसमें कहा क्या गया? केंद्रीकरण किया जा रहा है। आगे फिर वही 1873 वाला कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि 4 लोगों में बहुमत का मामला वो हो सकता है कि गवर्नर जनरल के फेवर में बहुमत ना हो तो गवर्नर जनरल अपनी बात को नहीं रख पाएगा। तो इस स्थिति में ये कहा गया चौथा सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल तो होगा, लेकिन उसे मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा, मताधिकार नहीं होगा, वो अपने मताधिकार प्रयोग। तो यही कहा गया है अब गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं था। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बात ये रही कि अब भारतीय कानूनों को
संहिताबद्ध करने के लिए। भारत में भी कुछ कानून थे, भारत के जो धार्मिक या सामाजिक कानून थे जिनके आधार पर भारत चलता था, तो उन कानूनों को या कुछ संहिताएं थी जिसके आधार पर हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का नियमन किया जाता था, तो वो भारतीय कानून थे। तो अब भारतीय कानूनों को भी संहिताबद्ध करने की बात कही गई। तो संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग के गठन की बात की गई। कहा गया कि भारतीय कानूनों को संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया जाएगा। और ये गठन किया गया फिर 1834 में मैकाले के नेतृत्व में। 1834 में मैकाले के नेतृत्व में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि अंग्रेजों के काल में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया और किसके नेतृत्व में किया गया। तो 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में किया गया था, वही इसका अध्यक्ष था प्रथम विधि आयोग का। उसके बाद इसमें ये कहा गया कि अब सिविल सर्विसेज के लिए, जो सिविल सर्विसेज थी जिसमें सरकारी कर्मचारियों की भर्ती होती थी, उसके लिए कहा गया कि अब बिना किसी भेदभाव के एक खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भर्ती सिविल सेवकों की जाएगी। ये बात 1813 में भी हुई थी, लेकिन उस बार कहा गया था कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ शुरू किया गया उसको पुनः सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता, जो कि धर्म, रंग, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिए थी। और फिर इसके बाद जब दोबारा वो किया गया तो इसमें भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया कि इनका विरोध किया। तो एक तरीके से ये व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई। ये व्यवस्था यहाँ भी कहा तो गया लेकिन स्थापित नहीं हो पाई। ये कि एक प्रावधान तो ले आया गया कि नहीं, अब रंग, धर्म, जाति, लिंग आदि के भेदभाव के द्वारा ये वो किया जाएगा, मतलब नहीं किया जाएगा। अब सबकी भर्ती खुली भर्ती के तौर पे की जाएगी, परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन फिर डायरेक्टर्स के विरोध के कारण ये काम नहीं हो पाया। तो अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था। कहा गया कि दासों की उन्नति के, पहले दास प्रथा होती थी, तो उसमें जो दासों की उन्नति के लिए काम किया जाएगा और धीरे धीरे दास प्रथा को समाप्त किया जाएगा। तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए ये सवाल पूछा जाता है, ये प्रश्न आता है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया, दास प्रथा को कानूनन जुर्म घोषित किया गया। तो इसके द्वारा कहा गया कि अब दास प्रथा नहीं चलेगी और इसको धीरे धीरे आगे समाप्त कर दिया जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1843 में एलिनबरो ने 5वें नियम से दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये दो सवाल हैं। अगर ये पूछा जाए कि दास प्रथा को कि किस एक्ट के द्वारा अवैध घोषित किया गया है, तो वो एक्ट क्या है, 1833 का चार्टर एक्ट है। इसके द्वारा दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर इस तरीके से पूछे कि कानून बनाकर कब इस दास प्रथा को समाप्त किया गया, तो 1843 में एलिनबरो के द्वारा, लॉर्ड एलिनबरो उस समय वो था गवर्नर जनरल था 1843 में, 1843 में। तो उस समय दास प्रथा को समाप्त किया गया, कानून बनाकर 5वां नियम था उसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। एक बात और थी, 1813 में कहा गया था कि अब बिना नियंत्रण परिषद के लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति भारत में जाकर बस नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ उस बात को चेंज कर दिया गया। कहा गया अब कोई भी अंग्रेज भारत में आकर बिना लाइसेंस के यहाँ व्यापार कर सकता है, या बिना वहाँ नियंत्रण परिषद के बिना पूछे हुए। यहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बिना नियंत्रण परिषद के लाइसेंस के या एक तरीके से बिना उनकी अनुमति के यहाँ आ सकता है, बस सकता है, आने जाने की उसको अनुमति है। तो अब ये व्यवस्था 1813 से बदल दी गई। तो ये था 1833 का चार्टर। 1833 के चार्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार इनके इतने प्रावधान जो हैं, अगर ये आपके पास आपके नॉलेज में रहेगा तो 1833 के चार्टर एक्ट से कोई भी प्रश्न आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बाहर नहीं जाएगा। यही कुल इसके वो हैं पॉइंट्स हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं उनको हमने लिख दिया है और इस पे चर्चा भी हो गई। अब इसके बाद 20 वर्षों के लिए फिर आगे बढ़ा दिया गया। 20 वर्षों बाद फिर से कानून की बात की जाएगी, कानून लाने की। तो 1833 के 20 वर्ष बाद 1853 का चार्टर एक्ट आएगा। 1853 के चार्टर एक्ट की प्रमुख विशेषता ये थी कि इसमें एक परिषद का गठन किया गया। मतलब वो परिषद बनाएगी जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसको उसका विस्तार किया गया और उसको एक छोटी परिषद, विधान परिषद के रूप में गठित किया गया। तो आप देखिए अब देखिए कि जैसे हमारे यहाँ विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है,
विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है। तो इस कॉन्सेप्ट में वहाँ ऊपर राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। तो उस तरीके से अब गवर्नर जनरल के नेतृत्व में एक छोटी सी 12 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। वो कैसे गठित किया गया है, वही इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस विधान परिषद ने फिर छोटी सी संसद के रूप में काम करना शुरू किया। जैसे उसमें चर्चा होती थी किसी चीज़, जैसे ब्रिटिश संसद चर्चा करके कानूनों को भारत के लिए बनाती थी, वही प्रक्रिया भारत में अपनाई गई गवर्नर जनरल के नेतृत्व में। उसकी एक छोटी परिषद बनाई गई जिसमें कुल 12 सदस्य थे। तो इसमें किया क्या गया, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक शक्तियों को अलग किया गया। अब कहा गया विधायिका की जो शक्ति होगी ये अलग होगी। विधायिका मतलब आप जहां विधि बनाते हैं उसकी शक्ति, और प्रशासनिक शक्ति जहां उस विधि के द्वारा आप प्रशासन चलाते हैं। इसका अंतर आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो विधिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग किया गया। और विधि सदस्य को अब क्या बना दिया गया, पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। जो विधि सदस्य यहाँ था 1833 के चार्टर में कहा गया था कि विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य आया, लेकिन क्या कहा गया कि ये सदस्य मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो अब क्या हो गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया उसको, और कहा जाने लगा कि अब विधि सदस्य मताधिकार का प्रयोग भी करेगा। लेकिन प्रश्न में ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में इस चीज को स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाएगा विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया सदस्य, तो आप कहेंगे 1835। अगर पूर्ण रूप से उसको शामिल करने की बात कही जाएगी, तो हालांकि इस यहाँ ये प्रश्न अभी पूछा कहीं गया नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि विधि सदस्य को पूर्ण दर्जा कब दिया गया, 1853 में, लेकिन शामिल कब किया गया, 1833 में। तो 1833 चार्टर में स्पष्ट रूप से ये सवाल बनते रहे हैं लगातार परीक्षाओं में कि विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में किस एक्ट के द्वारा शामिल किया गया, तो वो है 1833। उसको पूर्ण सदस्य बनाया गया, मतलब यहाँ मताधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता था, तो अब यहाँ मताधिकार का भी प्रयोग करेगा तो वो पूर्ण सदस्य हो गया। तो चौथा सदस्य जो था वो पूर्ण सदस्य बना दिया गया। उसके बाद क्या कहा गया, 12 की परिषद थी, कहा गया कि 6 नए सदस्य भी जोड़े जाएंगे। 6 नए सदस्य परिषद में जोड़े गए, और कितने हो गए, 4 वो और 6 ये, 10। उसके बाद कहा गया गवर्नर जनरल 2 नागरिकों को या 2 असैन्य अधिकारियों को, जो सैनिक नहीं होंगे, असैन्य अधिकारियों को वो अपनी इस परिषद में शामिल करा पाएगा, या अपने से चयनित करके वो उसको इसमें शामिल करा सकता है परिषद में। तो कुल कितने हो गए, 4 गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य, 6 नए सदस्यों को भर्ती प्रावधान किया गया, नए सदस्य होंगे, और 2 सदस्यों का चयन कौन करेगा, उनको चुनेगा गवर्नर जनरल। तो कुल हो गए 4, 6 और 2, 12। 6, 4, 10, 2, 12। तो यही 12 सदस्यों की एक, इस प्रकार अब कुल 12 सदस्य होंगे, और अब यह छोटी विधान परिषद के रूप में कार्य करेगा। इसी की हमने चर्चा की कि 12 सदस्य जो थे ये अब एक छोटी सी विधान परिषद के रूप में काम करेंगे। वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। मतलब कि अब यहाँ पर ये चर्चा करेंगे, किसी कानून के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे कानूनों को पारित किया जाए, क्या किया जाए कि जो बेहतर वो हो सके। यद्यपि आपको बता दें, अंग्रेजों के किसी भी कानून और किसी भी उस सुधार का उद्देश्य जो था वो केवल और केवल कंपनी और ब्रिटिश सरकार के हितों को पोषित करना ही था। कोई समाज सुधार करने का या फिर भारत की भौतिक उन्नति करने का कोई भी उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं था। तो यहाँ जो वो किया गया कि अब परिवर्तन किया गया इन सब मामले में, कि अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि क्या नियम कानून कैसे पारित किया जाए। तो एक छोटी विधान परिषद के रूप में अब ये कार्य करने लगेगा। अब बात हुई कि कई बार चर्चा हुई कि सिविल सेवा की भर्ती को खोल दिया जाए सबके लिए, लेकिन लगातार डायरेक्टर्स के विरोध के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, खारिज कर किए जाता रहा। लेकिन अब 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, और 1854 में इसके लिए मैकाले समिति गठित की जाएगी। मैकाले उस समय का एक विधि का और एक शिक्षा का विशेषज्ञ है, तो उसके नेतृत्व में पहला विधि आयोग गठित किया गया 1834 में। उसके बाद 1854 में उसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई जो कि सिविल सेवा, खुली सिविल सेवा, जिसमें भेदभाव रहित सिविल सेवा कहा गया। यद्यपि उसमें रंग का भेद हमेशा रहा, भारतीयों की हमेशा उसमें अवहेलना की गई। तो आगे इस पे पढ़ेंगे, सिविल सेवा आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे इतिहास में। तो 1854 में इसके लिए मैकाले के रूप में एक समिति गठित की गई। यहाँ से एक खुली सिविल सेवा प्रतियोगिता की बात कही गई इसी एक्ट में। अब एक और महत्वपूर्ण चीज आई
कि केंद्रीकरण इस प्रकार से आगे बढ़ाया गया कि कहा गया कि ब्रिटिश संसद के द्वारा इस कानून में कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो कंपनी यहाँ शासन कर रही है अभी, उसको अब एक केवल ट्रस्टी के रूप में देखा जाएगा भारत में। कंपनी को जब चाहेगी ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश सम्राट यहाँ से हटा सकेगा। मतलब अब ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी के शासन को समाप्त कर सकती थी। कंपनी अब एक केवल ट्रस्टी के रूप में भारत में रहेगी। ये संसद के ऊपर और संसद के विवेक पर होगा कि कंपनी कब तक भारत में रहेगी। तो यही 1853 का चार्टर था और 1833 का चार्टर, ये दोनों महत्वपूर्ण चार्टर हैं। विधान परिषद को लेकर 1853 का चार्टर और कई प्रावधानों को, केंद्रीकरण को लेकर, चाहे वो भारत का गवर्नर जनरल बनाना हो, बंगाल के गवर्नर जनरल को, या फिर कानून बनाने की मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसीज की शक्तियों को छीनना हो, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त करना हो, ये सारे प्रश्न लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे और ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आगे जब हम वीडियोस में प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे तो उनमें ये सारे प्रश्न आएंगे। आप अभी फिलहाल इनकी परिस्थितियों और इनके बिंदुओं को समझे रहिए। इससे बाहर किसी भी एक्ट से जो वीडियोस आपको बनाए जा रहे हैं, जो बिंदु आपको समझाए जा रहे हैं, इससे बाहर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। सारे प्रश्न इसमें समाहित हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अब अगले वीडियो में आपको 1858 से लेकर कैबिनेट मिशन तक के 1946 तक के जो कानून बने और जिनसे भारत को तत्कालीन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संचालित किया गया, उनके विषय में चर्चा की जाएगी।